नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा और साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड की बारीकियां भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तो म्यूचुअल फंड में अभी भी इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है। देखा जाए तो करीब 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ की है और उसमें से सिर्फ 3.5 करोड़ लोग यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। और उससे बड़ी बात यह है कि कई बार जब मेरी बात होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से तो वो ये कहते हैं कि मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। यदि उनसे स्कीम का नाम पूछा जाए तो वो उन्हें नहीं पता होता है, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें करवा दिया। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर ने अच्छी स्कीम में करवाया होगा या एडवाइजर ने अच्छी स्कीम बताई होगी, लेकिन इन्वेस्टर को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यानी कि बहुत स्कोप है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने का और जानकारी हासिल करने का और शेयर करने का। तो इसके लिए मैं आज कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुबधा वेंगुर्लेकर ने, और इन्होंने कहा है कि सर आई एम न्यू टू म्यूचुअल फंड एंड टू एनएफओज इन पर्टिकुलर। इफ आई मेक अ लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड, इज दैट अमाउंट गोइंग टू काउंट एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड डू आई हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट अगेन व्हेन द फंड reopens in November, or will the NFO amount suffice as my lump sum investment without having to bother reinvesting later on? So सुबधा जी, आपके लिए भी और दूसरे इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ फंड, यानी कि बहुत से इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी स्कीम में और फंड हाउस के पास जो पैसा टोटल आता है, फंड मैनेजर्स उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसे डिफरेंट असेट क्लासेस में या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर, जब भी फंड पहली बार लॉन्च होगा तो उसके लिए 2 वीक का टाइम होता है और उस पीरियड में पहली बार इन्वेस्टर्स उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। तो यदि कोई इन्वेस्टर एनएफओ के दौरान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा से इन्वेस्ट करना है। सी, व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू हैव 2 चॉइसेस, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन लंप सम और यू वांट टू डू एसआईपी इन द फंड। सो इफ यू इन्वेस्ट इन लंप सम इट मीन्स यू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट इट। आप टॉपअप कर सकते हैं उसके बाद, यदि आपको फिर से इन्वेस्ट करना है तो आप टॉपअप तो कर सकते हैं, लेकिन there is no commitment that you have to invest again in the same scheme। लेकिन यदि आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड के एनएफओ के दौरान भी आप SIP रजिस्टर कर सकते हैं। तो यदि आपने SIP का कमिटमेंट लिया है, सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट 5,000 every month in that scheme or 2,000 per month in that scheme, it means first time you are investing that 2,000 5,000 whatever commitment of SIP you have, and then periodically whether you have selected monthly option or quarterly option or weekly option, whatever it is, based on that you will invest regularly। तो जैसा भी रहेगा, यानी कि दोनों चॉइसेस हैं। म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड है, उसमें लमसम भी किया जा सकता है और एसआईपी भी की जा सकती है। तो सुबधा जी, ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन लमसम और यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट फंड थ्रू एसआईपी रूट। सेकेंड थिंग जो आपने पूछा था कि विदाउट हैविंग टू बॉदर री इन्वेस्टिंग लेटर ऑन, सो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा उस स्कीम में इन्वेस्ट करने की, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि लमसम में एक बार किया है तो दोबारा कोई ऐसी आपका कमिटमेंट नहीं है। लेकिन यदि एसआईपी कर रहे हैं तो आपने डिसाइड किया होगा कि आप कितने महीनों के लिए या कितने ईयर्स के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एसआईपी करते रहेंगे। बट वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर, सपोज you opt for 20 years SIP or 10 years SIP कि every month for next 10 years you will invest same amount, but after few years you change your mind, you decide that you want to discontinue your SIP, so you can simply cancel your SIP and from the subsequent month your SIP will stop
and the total amount what you have invested, that you can decide whether you want to redeem it or you want to stay invested with that. But the subsequent SIP installments will stop once you cancel that. तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत बेसिक सवाल पूछा था और मैंने वो आपको क्लैरिफाई करने की, उसको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है SK सिंह ने। SK सिंह जी ने कहा है कि उनकी उम्र है 32 साल और उनके पास 1.5 लाख रुपए हैं, लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 7 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जानना चाहते हैं कि ऐसे फंड बताए जाएं जहां अच्छा रिटर्न मिल सके। तो सिंह साहब, ऐसा है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो उम्मीद यही करता है कि अच्छे रिटर्न मिल सकें, लेकिन अच्छे रिटर्न आपको किस कॉस्ट पर मिल रहे हैं वो भी समझना ज़रूरी है, यानी कि आप अच्छे की उम्मीद में कितना रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि जितने ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करेंगे वहाँ पर शायद रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें, यदि आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी का रिस्क कम होता है, उतार चढ़ाव कम होता है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम मिलने की उम्मीद होती है। इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है और लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन कई इन्वेस्टर्स उस वॉलेटिलिटी को देखकर घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म टिकेंगे तो पैसा बनेगा ना, तो रिटर्न मिलेंगे, लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स उस उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो और बहुत अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 ईयर्स का, कोई 15-20 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 6 महीने में स्मॉल कैप में बहुत तेज़ी रही है, तो इसलिए ये जानते हुए भी कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, मेरी राय यह है कि आपको स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए। तो आपको जिस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए उस तरह के फंड्स के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं 7 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन की, तो मैं कहूँगा कि आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की लार्ज एंड मिड कैप, और लार्ज एंड मिड कैप में जो मैंडेट है वो ये है कि जो उस स्कीम का टोटल असेट होगा उसका मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप में एलोकेट होना जरूरी है। बाकी का जो बचा 30% वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस मार्केट सेगमेंट में, यानी किस तरह के मार्केट कैप में उसे एलोकेट करना है। तो ये कैटेगरी आपके लिए सूटेबल रहेगी, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और साथ ही आप फ्लेक्सी कैप फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये अच्छी चॉइसेस हैं। और इसी तरह से यदि हम बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, साथ ही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फ्लेक्सी कैप फंड में अच्छी चॉइसेस मानी जा सकती हैं। तो आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराहट होती है तो पहले आपको कहूँगा कि फिर आपको थोड़े हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी अदर एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो कई इन्वेस्टर्स अपना पेशेंस खो देते हैं और मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये भी समझना ज़रूरी है कि चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसके लिए यदि आपको इस तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको चॉइस दे दी है। यदि आपको अच्छे रिटर्न्स अर्न करने हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने को आप तैयार हैं, तो ऐसे में लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेहतर रहेंगे। अदरवाइज़ आप हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और एक बात और कहूँगा कि यदि आपके पास लमसम में आपके पास में ये 1,50,000 रुपये हैं,
तो इसे आप एक साथ करने की बजाय स्टैगर्ड मैनर में करें। एक ही दिन में इन्वेस्ट ना करें बल्कि कुछ इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप एसटीपी का सहारा भी ले सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है, जिन्होंने पूछा है ये एक टीचर हैं और बताया है कि एज है 45 इयर्स ओल्ड, फीमेल, फ्रॉम सिलीगुड़ी, ग्रेस अ टीचर। तो आपका नाम शायद ग्रेस है, आपने सेंटेंस के बीच में लिखा है तो आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट आपने जैसा कहा है कि फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखा है एंड यू आर 45 इयर्स ओल्ड एंड वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट और 7,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं और साथ में 25,000 रुपीज़ लमसम। सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद द स्कीम्स, बट आपने जो कहा है कि आफ्टर 5 to 6 years you want minimum 40 lakh rupees, it seems to be difficult. The reason is when you invest in mutual funds, even if you invest in equity schemes and your investment horizon is 5 to 6 years, you can expect some 10%, 12% returns, means compounded annual growth rate of 10 to 12%. If I do the calculation with that, it is very difficult to reach to that amount. आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है व्हेन आई से कि गारंटीड नहीं होते हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रिटर्न्स मिलने की कोई लिमिट नहीं है। वो आपको ऐसा भी हो सकता है, हमने कई बार देखा है किसी साल में, किसी ईयर में 30-40% रिटर्न भी मिल जाता है कोई स्कीम पर, बट कई बार ऐसा भी होता है कि रिटर्न्स नेगेटिव भी होते हैं। तो इसके लिए जब हम लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन करते हैं तो एक एवरेज रेट पर 10-12% पर हम कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली जब इक्विटी की बात होती है तो वी कंसीडर अ CAGR ऑफ 12% फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अगर मैं 25,000 रुपीज़ का लमसम एंड 7,000 SIP इसे 6 ईयर के लिए कैलकुलेट करूँ 12% के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट व्हाट यू कैन एक्यूमुलेट इज अराउंड 7,74,000। सो डिफरेंस इज वेरी लार्ज। आप चाहती हैं 40 लाख और ये करीब बन पा रहे हैं 7,74,000 रुपीज़। तो इसके लिए आप शुरुआत कीजिए, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना होगा। आप देखिए, यदि आप 25,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट कर रही हैं और 7,000 पर मंथ फॉर 6 ईयर्स, सो टोटल यू आर इन्वेस्टिंग 5,29,000 रुपीज़। तो 5,29,000 रुपये इन्वेस्ट करके, और वो भी इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि जब आप जो पहला इंस्टॉलमेंट करेंगी उसको 6 साल पूरे मिलेंगे ग्रो होने के लिए, लेकिन बाद में जो आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आपका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि पैसा कम समय के लिए ग्रो होगा। तो इस हिसाब से आप 5,29,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट पर 40 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने की उम्मीद करें तो ये शायद मेरे हिसाब से मुश्किल है। सो व्हाट आई सजेस्ट यू, बिकॉज एज यू मेंशन दैट यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, you should start with some large cap fund or some hybrid funds, and over a period of time you can increase your investment and also you can add mid cap funds to your portfolio. For lump sum you can choose to invest in hybrid funds. So balance advantage fund is one category that can invest in equity and debt, both asset classes. So I think that will be a suitable for you because you are a new investor. So ICICI Prudential Balance Advantage Fund or Mirae Asset Balance Advantage Fund, any of these two schemes you can invest your lump sum 25,000 rupees, and for SIP as I said you should invest in Nifty 50 index funds. और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है वीरेंद्र महातो ने। वीरेंद्र जी का सवाल मैं लूँ उससे पहले जो उन्होंने कहा है कि वो धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं और SBI स्मॉल कैप में 4,000 की SIP कर रहे हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000, PGIM इंडिया मिड कैप फंड में 4,500 एंड क्वांट स्मॉल कैप में 3,500 की SIP कर रहे हैं। 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और कुल मिला के 20,000 की SIP हो रही है।
अब यहाँ पे देखिए SBI स्मॉल कैप तो एक स्मॉल कैप फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप है जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यदि उसका फिलहाल पोर्टफोलियो देखें तो लार्ज कैप बायस है और इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड ये मिड कैप फंड है, और स्मॉल कैप में अगेन आपने 3500 क्वांट स्मॉल कैप में भी SIP की हुई है। स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन यदि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं और उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं तो 15 इयर्स के हिसाब से आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सोचकर कि पिछले एक साल में और इन पर्टिकुलर लास्ट 6 मंथ में स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी रही है और इस वजह से आपने स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो ये रिस्की हो सकता है। जब आप मार्केट में गिरावट देखेंगे और स्मॉल कैप में अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो शायद उससे आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ में कितना कंफर्टेबल हैं। तो अदरवाइज स्कीम्स अच्छी हैं, और यदि 20,000 रुपये निवेश करके हम ये कैलकुलेट करें कि 20 साल में कितना पैसा बन सकता है, तो यहाँ पर करीब आपके 95 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 12% के CAGR पर, यदि आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 18 ईयर्स के लिए। अब क्योंकि आप जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो यदि मैं 7% का महंगाई दर यहाँ पर मान के चलूँ तो 15 ईयर्स के बाद जो 95 लाख रुपीज़ इकट्ठा होंगे उसकी वैल्यू आज के करीब 34 लाख के आसपास रह जाएगी। तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, और यदि आप स्टेप अप मेथड अपना लेते हैं कि साल दर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर आप रुपी वैल्यू में भी बढ़ा सकते हैं और परसेंटेज में। तो कैलकुलेशन के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे। तो यानी कि इस साल यदि 20,000 की SIP कर रहे हैं तो अगले साल आपकी SIP 22,000 रुपये की होगी, और इस हिसाब से देखा जाए तो 15 ईयर्स के बाद आपके पास करीब 1,65 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। यानी कि यदि आप स्टेप अप नहीं करते हैं तो 12% पे बन रहे हैं करीब 95 लाख, और यदि 10% से स्टेप अप करते हैं तो बन रहे हैं करीब 1,65 करोड़ रुपए। तो इसके लिए साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है RK Alchemist। ये मुझे लगता है आपके बिजनेस का नाम है। तो आपका सवाल मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। आपने कहा है कि आपका 15 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और मॉडरेट रिस्क आपका प्रोफाइल है, लेकिन यदि स्कीम की बात करें तो आपने स्मॉल कैप में और इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो पोर्टफोलियो है वो मॉडरेट रिस्क के हिसाब से सूटेबल नहीं है। ये जो पोर्टफोलियो है वो एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। हालांकि 15 साल की आप बात कर रहे हैं तो 15 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जब कोई इन्वेस्टर ये कहे कि उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो मॉडरेट है, इसका मतलब अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उससे आपको घबराहट भी हो सकती है। और इस तरह के पोर्टफोलियो में जब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है और NASDAQ 100 में आपका इन्वेस्टमेंट है, बाकी भी आपका क्वांट एक्टिव के थ्रू भी स्मॉल कैप में मिड कैप में एक्सपोजर हो रहा है, तो ये एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। आपको देखना चाहिए कि या तो आप इस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें तो फिर मान के चलें कि यहाँ पर गिरावट भी आती है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो जाता है तो घबराना नहीं है और आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन यदि आपके पास उस तरह का पेशेंस नहीं है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और मिड कैप में करना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करने से बचना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स घबराहट की वजह से एग्जिट कर जाते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है। कहने के लिए अच्छी बात है कि लंबे समय में स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल है कि लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सके, लेकिन इन्वेस्टेड रहोगे तभी तो फ़ायदा होगा ना। लेकिन यदि आपका रिस्क एपेटाइट लो है, मॉडरेट है और आप
पेशेंटली इन्वेस्टेड नहीं रह सकते तो शायद फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एनीवे, अगर मैं स्कीम की बात करूं, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें आप 5,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, अच्छी स्कीम है। क्वांट एक्टिव फंड में 4,000 पर मंथ, ये भी एक अच्छा मल्टी कैप फंड है, बट इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, सभी तरह के मार्केट कैप में होगा। कोटक स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप फंड है, तो प्योरली 3,000 की आप SIP कर रहे हैं। और ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है, उसमें 4,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं। पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन आपने जो मॉडरेट रिस्क की बात कही है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि इसमें आपके स्मॉल कैप में एक्सपोजर भी अच्छा है और साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। और जहाँ तक ये सवाल है कि 15 ईयर्स में कितने रिटर्न बन पाएंगे, तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स का कोई नंबर फिक्स नहीं है, ये कम और ज़्यादा कितना भी हो सकता है। लेकिन हिस्टोरिकली हम देखें तो अक्सर एक कैलकुलेशन के लिए हम 12% का CAGR मान के चलते हैं, बट जिस तरह का पोर्टफोलियो आपका है, जिस तरह की स्कीम्स हैं, मैं 15% पे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। और आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर 15 साल आप देखे रहेंगे तो 15% का CAGR आपको यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि क्योंकि आप SIP कर रहे हैं तो XIRR रिटर्न्स की आप बात करेंगे तो 15% आपको रिटर्न मिल सकता है CAGR बेसिस पर। तो करीब 98 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 15% के हिसाब से, यदि आप 16,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि 98 लाख 62,000 के आसपास हो रहा है, तो आप 99 लाख पकड़ के चल सकते हैं। और यदि मैं टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 12% से कैलकुलेट करूं तो करीब 76 लैक्स इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको रिटर्न्स 12% मिलेंगे और कितना पैसा इकट्ठा यहाँ पर हो पाएगा। 15% रिटर्न मिले, 20% रिटर्न मिल पाए तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। और साथ ही एक आपको मेरी राय और होगी कि आप ईयर आफ्टर ईयर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएं, क्योंकि आज आपको लगता है कि 98 लाख की बात करें या फिर हम 76 लाख की बात करें, ये बड़ी रकम है, लेकिन 15 साल के बाद इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। 76 लाख को यदि मैं 7% के इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करूं तो आज के लगभग 27 लाख के आसपास इसकी वैल्यू रह जाएगी। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको ईयर आफ्टर ईयर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से आप अपने सवाल, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।